हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा आइडिया है जो कई बच्चों को बहुत परेशान करता है। अगर आप लोगों ने स्कूल में से पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट आपको बहुत प्रॉब्लम देता हूं। बट लेट मी टेल यू, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको स्टैइक्योमेट्री का बेसिक आइडिया है तो आप लिमिटिंग रीजन के कॉन्सेप्ट किसी भी लेवल पे के क्वेश्चन आए तो बड़े आराम से बना सकते हो। बस इसके लिए छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैं वो सारी बातें आपको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है स्टैइक्योमेट्री आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हो ऑलरेडी। वैसे मैंने स्टैइक्योमेट्री प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर में कवर करा हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट का बटन मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा। अगर स्टैइक्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो थरली इसको पढ़ने के लिए डेप्थ में उसे पढ़ने के लिए आप वहां से देख सकते हो। बट अगर आती है तो सीधे हम अपना आज का डिस्कशन लिमिटिंग रिएजेंट से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर जाने का रास्ता स्टोइकियोमेट्री से होकर ही जाता है। तो एक बार हम लोग क्विकली स्टोइकियोमेट्री रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा है कि स्टोइकियोमेट्री अगर कोई भी बैलेंस इक्वेशन हमें दे रखी है तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। और स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक केमिकल रिएक्शन हम इस तरह से अपने सामने स्क्रीन पर पेपर पर लिखते हैं तो ये सिंबल्स हमें ये बताते हैं कि कौन से रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बना रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री ऑन अदर हैंड हमें यह बता सकता है कि कितना हाइड्रोजन लेने पर कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी इस रिएक्शन को कराने के लिए, या फिर अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर अगर आपको बनाना है तो उसको बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा आपको, ये स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से निकाला जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कह दूं आपसे कि यार मुझे 20 मोल वाटर बनाना है, तो 20 मोल वाटर बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमें यह तो पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करके हम वाटर बना सकते हैं, लेकिन अगर मुझे 20 मोल वाटर के लिए कोई ये सवाल पूछ ले कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा इस रिएक्शन में, तो फिर मुझे यहां पर जरूरत पड़ेगी मोल कॉन्सेप्ट की, सॉरी स्टोइकियोमेट्री की। अब स्टोइकियोमेट्री क्या बोलता है कि कोई भी बैलेंस इक्वेशन अगर हमने लिखी है तो उसमें हर सब्सटेंस के पीछे कुछ ना कुछ नंबर लिखा होगा। अगर कुछ नंबर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हम 1 मान लेते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री ये बोलती है, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व कोई भी दो सब्सटेंस, आप कोई भी दो सब्सटेंस ले सकते हो, मैं बोल रहा हूं आप रिएक्टेंट भी ले सकते हो और प्रोडक्ट भी ले सकते हो। तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व कोई भी दो सब्सटेंस के जो मोल्स का रेशियो होगा वो इनके पीछे लिखे नंबर्स के रेशियो के बराबर ही आएगा। और इन नंबर्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इन्हें बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसको अगर हम यहां पर अप्लाई करें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो हम सीधे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 20 मोल वाटर बनाने के लिए हमें कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन लगेगा। तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर वाटर के मोल और इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हाइड्रोजन के मोल का रेशियो निकालें तो ये रेशियो इनके बैलेंस इक्वेशन में लिखे इनके पीछे नंबर्स के रेशियो के बराबर आएगा। वाटर के पीछे नंबर लिखा है 2, हाइड्रोजन के पीछे नंबर लिखा है 2, तो ये रेशियो आएगा 2:2, कैंसिल आउट होकर 1 आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस रिएक्शन में वाटर बनाने के लिए जितना भी हाइड्रोजन चाहिए वो दोनों चीजें बराबर होंगी। जितना वाटर बनाना है उतने ही मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो 20 मोल अगर वाटर बनाना है तो 20 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली आप ऑक्सीजन भी निकाल सकते हो। अगर ऑक्सीजन निकालना है तो वाटर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, मोल ऑफ वाटर और मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर आएगा। वाटर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये रेशियो 2:1 आएगा। वाटर के मोल्स हमें दे रखे हैं 20, हमें 20 बनाना है। ऑक्सीजन के मोल्स हमें फाइंड आउट करने कितने नीड पड़ेगी, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं 20/2, ये हो जाएगा मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन इस क्वेश्चन में आ रहा है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 10 मोल। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम 10 मोल वाटर लें और 20 मोल हाइड्रोजन ले लें तो इन दोनों की रिएक्शन कराने पर 20 मोल वाटर बनेगा फॉर श्योर। मैं पेन का कलर चेंज करके यहां लिख देता हूं। अगर हम लोग 20 मोल हाइड्रोजन ले और 10 मोल वाटर लें, सॉरी 10 मोल ऑक्सीजन ले लें, तो इनकी रिएक्शन करके पक्का 20 मोल वाटर बनेगा। अब कई बच्चों का दिमाग यहां पे ठनक जाता है, वो कहते हैं अरे यार ये 20 और ये 10 ऐड होकर 30 बनना चाहिए, लेकिन यहां तो ये 20 और ये 10 ऐड होकर 20 ही बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये मोल्स है, ये मास नहीं है। मास कंजर्व होता है, मोल कंजर्व नहीं होता। मोल कंजर्व क्यों नहीं होता, इसके पीछे लॉजिक समझो। क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में जुड़कर ये बना रही है ना।
अब जैसे यहां पर अब एग्जांपल देखो, अगर आपको ऐसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है, तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को एक ही ऑक्सीजन के एटम की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर अगर मैंने दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम ले लिए और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे वाटर का। ऐसे ही ये दोनों बचे हुए ऑक्सीजन से जुड़कर एक और मॉलिक्यूल बनाएंगे वाटर का। तो क्योंकि इस तरह से मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो एटम्स उसी के अंदर आकर काउंट होते हैं। दैट्स वाई हम लोग दरअसल में जो मोल कंजर्वेशन का लॉ है, ऐसा कोई लॉ लगा नहीं सकते, मास कंजर्व रहेगा, क्योंकि जितने एटम रिएक्टेंट साइड पे उतने एटम प्रोडक्ट साइड पर भी हैं। पर मोल्स के साथ ही काम नहीं हो सकता। तो मोल्स में आपका दिमाग आपको बोलेगा इन दोनों को ऐड करके आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोल्स हमेशा इन नंबर्स के रेशियो में ही चलेंगे और इसी तरह से सॉल्व होगा। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया आप लोगों को पकड़ में आया है। अब अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो मेरे बच्चे लिमिटिंग रीजन का आइडिया भी आप बड़े आराम से समझ सकते हो। सेम रिएक्शन को मैं दोबारा से आपके सामने कॉपी कर रहा हूं। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2 मोल वाटर बनाएगा। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यार 4 मोल अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, तो बताओ इस हाइड्रोजन को पूरा खत्म करने के लिए इस रिएक्शन को कराकर कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं इस रिएक्शन को करा के पूरा 4 मोल हाइड्रोजन खत्म करना चाहता हूं तो कितने मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस बात का जवाब निकालने के लिए आप नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री लगाओगे। आप ये बोलोगे कि मोल ऑफ हाइड्रोजन और मोल ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर आएगा। हमें मोल ऑफ हाइड्रोजन दे रखे हैं, उसके लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा ये पूछा है, तो ये NO2 हमें वही वैल्यू बताएगा। तो यहाँ पे 4 रख दो। मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है, ये हो जाएगा 2/1। यहां से रिजल्ट अगर आप निकालोगे तो इन दोनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/2। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन मेरे बच्चे आ रहा है 2 मोल। यानी 4 मोल हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 मोल ऑक्सीजन की। अगर आपने इस रिएक्शन को कराने के लिए अगर एक कंटेनर को चुना है, इस कंटेनर में अगर आप 4 मोल हाइड्रोजन डाल रहे हो और आप 2 मोल अगर ऑक्सीजन डाल दोगे, तो ये पूरा 2 मोल ऑक्सीजन इस 4 मोल हाइड्रोजन को यूज कर डालेगा बिना किसी दिक्कत के, बिंदास कर डालेगा। पर जरा यही सोचो, इस 4 मोल हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए हमें मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, 2 मोल। पर अगर मान लो मैं यहां पर ऑक्सीजन 3 मोल डाल दूं या 4 डाल दूं या 5 डाल दूं, क्या रिएक्शन नहीं होगी? क्योंकि हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन 2 ही मोल चाहिए था, हमने 2 मोल से ज्यादा ले लिया। तो क्या रिएक्शन नहीं होगी या रिएक्शन तब भी होगी? तो आंसर है रिएक्शन तब भी होगी। हाँ, पर एक बात जरूर है, जितना भाई 4 मोल हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो जितना भी उस 2 मोल के ऊपर तुमने लिया है वो ऑक्सीजन इस चैम्बर में बचा रह जाएगा। वो रिएक्शन करेगा किससे? हाइड्रोजन से। वो बचा ही नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन खत्म हो चुका है। तो इसीलिए आपको बस क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन पूरा खत्म, ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, बचा मिल जाएगा, और हाइड्रोजन पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट कम है और एक रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वहां पर पक्का एक कंपाउंड ऐसा होगा जो लिमिट में है, वो पहले खत्म हो जाएगा, और उसी कंपाउंड को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पर हाइड्रोजन क्योंकि खत्म हो जा रहा है और ऑक्सीजन तब भी बच जाएगा, सारा हाइड्रोजन खत्म होने के बाद भी, इसीलिए आप हाइड्रोजन को यहां बोलोगे लिमिटिंग रिएजेंट और ऑक्सीजन को बोलोगे दरअसल में ये एक्सेस में है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया ये है कि हमारे पास एक सब्सटेंस स्टोइकियोमेट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी ये जो रेशियो हम लिखते हैं, इन रेशियो की डिमांड के अकॉर्डिंग एक सब्सटेंस कम होगा या दूसरा सब्सटेंस उससे ज्यादा होगा। तो जो सब्सटेंस स्टोइकियोमेट्री की डिमांड में हमारे पास कम है या वो खत्म हो गया है, तो इसे हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, या जो सब्सटेंस ज्यादा है उसे बोल दोगे एक्सेस रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट इस तरह से हम ढूंढकर बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि अब रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड होगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट में बस एक आइडिया और अच्छे से याद रखो कि लिमिटिंग रिएजेंट का कभी प्रॉब्लम अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कोई क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं, तो आप बड़े आराम से पकड़ सकते हो इसे। अगर कोई भी क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का होगा तो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व सारे रिएक्टेंट्स का अमाउंट आपको दिया जाएगा। अगर कोई भी रिएक्शन पक्का आपसे लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन पूछना चाह रही है तो उसमें आपको जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उनका अमाउंट दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर पहले ही आपको दे दिया था
कि 4 मोल हाइड्रोजन है और 3 मोल ऑक्सीजन है। मैंने इस रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले दोनों रिएक्टेंट दे दिए। अगर आपको किसी रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके अमाउंट गिवन है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट होगा। अब लिमिटिंग रीजन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें प्रोसीड कैसे करना होता है, तो लिमिटिंग रीजन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टेंट्स के अमाउंट को देखकर ढूंढना पड़ेगा कि लिमिटिंग रेजेंट क्या है। अब कई बार बच्चों का कॉमन सेंस का दिमाग ये बोलता है कि जिस चीज के मोल कम है वही लिमिटिंग रेजेंट होगा। ऐसा कोई रूल नहीं होता मेरे बच्चे, क्योंकि ये सारी बात स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड करेगी, रेशियो प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेगी। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज कम है, जिस चीज के मोल कम है, हमेशा वही चीज दरअसल में लिमिटिंग एजेंट हो। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पहली बात ये अच्छे से समझ लेना, लिमिटिंग एजेंट ढूंढने के लिए जिस चीज के मोल कम है उससे मत ढूंढना, ये बात अच्छे से याद रखना। अब सवाल है अगर जिस चीज के मोल कम है उससे हम नहीं ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कैसे? तो आप दरअसल में किसी भी एक सब्सटेंस को पकड़ कर पूछना कि उसके मोल्स को खत्म करने के लिए दूसरा सब्सटेंस कितना चाहिए। अगर वो जितना चाहिए उसके रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो वो एक्सेस हो जाएगा, और अगर कम है तो वही लिमिटिंग हो जाएगा। अब जो बात मैंने बोली ये पल्ले नहीं पड़ती क्योंकि वर्बली मैंने आपको बताया है, बट अगर आप इसे एक एग्जांपल से देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यही रिएक्शन मैं वापस से ले रहा हूं, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। मैंने क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि हमारे पास यार 6 मोल दरअसल में हाइड्रोजन है और 4 मोल हमारे पास ऑक्सीजन है। इसमें फाइंड करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एलआर। अब कई बार बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा है, लिमिटिंग एजेंट का मतलब ये सोचते हैं कि रिएक्शन में जो चीज कम है वो लिमिटिंग एजेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने दिमाग से इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल अभी बाहर कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लिमिटिंग एजेंट ढूंढने के लिए कुछ तरीके हैं। देखो, लिमिटिंग एजेंट में आपको बेसिकली में ढूंढना है कौन सी चीज इस रिएक्शन में यूज करने पर जल्दी खत्म हो जाएगी, और जरूरी नहीं कि हर बार ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि यार एक ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए जरा सोचो 8 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, पर हमें 6 ही दे रखे हैं। तो हाइड्रोजन के मोल ज्यादा होने के बावजूद भी वो कम है। ठीक है, अब ये चीज अगर मैं ढूंढनी है लॉजिकली तो कैसे ढूंढेंगे? तो देखो 2 तरीके हैं। एक तो पूरा लॉजिकल अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे, अगर लॉजिकल अप्रोच पकड़ में आई तो मतलब वेल एंड गुड है, नहीं तो एक ट्रिक मैं आपको और बता दूंगा ताकि आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, लेकिन ट्रिक भाई अपने स्कूल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग यूज करना। स्कूल एग्जाम में अगर आपको अलाउ हो जाए कि हाँ भाई ये कर सकते हो तो करना, अदरवाइज मैं हमेशा आपको अप्रिशिएट करूंगा अगर आप लॉजिक को फॉलो करते हुए आंसर निकालोगे। तो देखो, लिमिटिंग रीजन का लॉजिक ढूंढने के लिए हमें ढूंढना है कौन सी चीज कम है। तो इसके लिए आप अपने आप क्या करो, एक चीज को फिक्स मान लो और इस चीज को पूरा खत्म करने के लिए दूसरी चीज कितना लगेगी ये स्टोइकोमेट्री से निकालो। ठीक है, तो आप ये चीज निकालो कि यार 6 मोल हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा। हालांकि ऑलरेडी आपको 4 मोल ऑक्सीजन दिया है, लेकिन हम अभी ये नहीं, अभी तो हम चेक कर रहे हैं ना कि कौन सा लिमिटिंग एजेंट है। तो हम ये देख ले यार 6 मोल को खत्म करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा। 4 ही मोल चाहिए होगा या 4 से ज्यादा चाहिए होगा या 4 से कम, ताकि हमें पता तो चल पाए कि हाँ भाई यही 4 बराबर बराबर यूज हो सकता है या नहीं। इसीलिए हम किसी एक चीज को फिक्स करेंगे, और आपकी मर्जी किसी को भी फिक्स कर लो, जरूरी नहीं है कि आप पहले जो चीज देखी उसी को फिक्स करो। अभी मैं हाइड्रोजन को फिक्स कर ले रहा हूं, तो मैं ये चेक कर रहा हूं। ठीक है, हम ये चेक कर रहे हैं कि 6 मोल हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा। 6 मोल हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा। अब ये कैसे करेंगे, ये मेरे बच्चे यहां पे कर लेते हैं। तो आपको पता है ये चीज स्टोइकोमेट्री से सॉल्व होगी। हमें एक तरह से ऐसा मानना है कि मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया और मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालना है। अब बच्चे कहेंगे अरे कहां निकालना, हमें तो दिया है। अरे भाई इसको मान नहीं सकते ना, अभी तो चेक करना है कि ये हमें पर्याप्त पड़ेगा, हमें बराबर पड़ेगा या ज्यादा पड़ेगा कम। तो अभी हम मान रहे कि ये दिया ही नहीं है, तभी तो आप अप्रोच आगे फॉलो करोगे। तो ये रेशियो आना चाहिए 2:1, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो मोल ऑफ ऑक्सीजन आना चाहिए मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने दिए हैं 6 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ रहा है 3। तो यानी 6 मोल, अगर मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आपको यहां पर दिखाई दे मैंने क्या करा है, मोल ऑफ हाइड्रोजन और मोल ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 आना चाहिए। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर मैंने निकाले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 डिवाइड में आ गया। हाइड्रोजन के मोल दिए थे 6, सॉल्व करा, आंसर आ रहा है 3। तो ऑक्सीजन के मोल जो रिक्वायर्ड है वो 3 मोल रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या, जब हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले गए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि 6 मोल हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए 3 मोल ऑक्सीजन लगेगा।
और हमारे पास कितना है 4 मोल, जितना लगेगा उससे ज्यादा है। तो जितना हमें चाहिए हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन उससे भी ज्यादा है, तो क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये चीज मेरे बच्चे एक्सेस में आ गई। और जो चीज एक्सेस में है उसका दूसरी वाली चीज पक्का लिमिट में होगी, लिमिटिंग रिएजेंट होगी। अब एक बात सुनना, हमारे पास ऑक्सीजन तो जरूरत से ज्यादा है ना, तो यानी ये हमारे पास रिएक्शन करने के बावजूद भी बच जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इससे अपने दिमाग में अच्छे से एकदम बैठा लीजिए कि अगर आपको यह पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, तो अब ये एक्चुअल में कितना ऑक्सीजन 4 में से यूज करेगा ये भी आप हाइड्रोजन की हेल्प से निकालोगे, और वाटर कितना बनेगा ये भी हाइड्रोजन से ही निकालोगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक्चुअल में पहले खत्म हो जा रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट वाली चीज पहले खत्म हो जाती है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, कोई रिएक्टेंट कितना यूज होगा, ये सब अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से ही आप सारे आगे आने वाले कैलकुलेशन करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के बजाय ये पूछा जाता आपसे कि बताओ वाटर कितना बनेगा, तो भी आप वाटर के अमाउंट की कैलकुलेशन हाइड्रोजन से ही करते, ऑक्सीजन से नहीं करते। क्यों ऐसा है इसे मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। ये दरअसल में मेरा एक बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है, मैं आपको बहुत जगह और बार बार देते हुए मिलूंगा। मान लो एक साइकिल फैक्ट्री है, बाइसाइकिल फैक्ट्री है, और ये साइकिल बना रही है। अब एक साइकिल फैक्ट्री में ना साइकिल पूरी एक जगह नहीं बनती, एक जगह साइकिल की बॉडी बनती है, मतलब जो फ्रेम होता है वो बनता है, एक जगह मान लो उसकी सीट बनती है, और एक जगह मान लो उसका टायर्स बनते हैं। ठीक है, अब बॉडी और फ्रेम जो साइकिल का है, जिसमें सारा फ्रेम रहेगा, उसमें पैडल्स वगैरह रहेंगे, सब कुछ रहेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको बनाना। तो मान लो ये जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, डेली के 50 बॉडी फ्रेम बना रही है पर डे। सीट बनाना बड़ा आसान, और सीट लोग एक्स्ट्रा बेचते भी हैं कई बार, तो फैक्ट्री सीट ज्यादा प्रोड्यूस करती है। मान लो ये डेली की 100 सीट्स प्रोड्यूस कर पा रही हैं। ठीक है, टायर मान लो डेली के बन रहे हैं 100, क्या ज्यादा ही बना लेते हैं, 200 बना लेते हैं। ठीक है, ये सीट बनाना तो बड़ा आसान है, ये 200 सीट डेली की बना रहे हैं। टायर मान लो डेली के बन रहे हैं 140 टायर्स पर डे। तो आपको पता है कि पर डे बॉडी, सीट और टायर फैक्ट्री में कितना बन रहे हैं, और तीनों को जब जोड़कर आप बनाओगे तब जाकर एक पूरी साइकिल बनेगी, और उस एक साइकिल में एक पूरी बॉडी लगेगी, एक सीट लगेगी और 2 टायर लगेंगे। तो अगर मैं यहां पर पूछूं आपसे एक सवाल कि इस सिचुएशन में डेली कितने साइकिल प्रोड्यूस होंगी, यानी इस कंपनी से, इस फैक्ट्री से पर डे कंप्लीट साइकिल कितनी निकलेंगी, तो क्योंकि एक साइकिल में एक सीट लगती है, तो 200 सीट अगर बन रही है तो क्या 200 साइकिल बनेंगी, या एक साइकिल में 2 टायर लगते हैं तो 140 टायर का मतलब है क्या 70 साइकिल बनेंगे, 70। ठीक है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीट और टायर का नंबर बॉडी से ज्यादा आ रहा है। भाई 50 ही हमारे पास बॉडी है, 50 बॉडी में सिर्फ 50 हमारे पास सीट लगेंगी और 100 टायर लगेंगे, यानी टायर भी 40 बच जाएंगे और सीट तो भैया बहुत सारी बच जाएंगी। 50 सीट लगने वाली थी, 50 सीट लगने वाली थी, 150 सीट तो हमारी एक्स्ट्रा बच रही है। तो खत्म कौन सबसे पहले हो जा रहा साइकिल को बनाने में? बॉडी। तो साइकिल डेली कितना बनेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है हमारा बॉडी या फ्रेम। तो इसीलिए साइकिल पर डे कितने बनेंगी? 50 साइकिल ही पर डे बनेंगी। भले चाहे टायर्स हमारे पास ज्यादा है, 70 साइकिल बनाने के लायक टायर है, 100 साइकिल बनाने के लायक हमारे पास सीट है, सॉरी 200 साइकिल बनाने लायक सीट है, लेकिन फिर भी सीट साइकिल जो कंप्लीट बनी है वो सिर्फ 50 बनी, क्योंकि बॉडीज, सीट और टायर सबको मिला के साइकिल बनने वाली थी और बॉडी जल्दी खत्म हो गई। तो हमारा ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिसाइड होगा जो सबसे कम चीज है, और जो सबसे कम चीज होती है उसी को हम लोग केमिस्ट्री में बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो लिमिट में है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। तो लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया पकड़ में आ गया। ऐसे यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक रिएक्शन में अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लिया तो दूसरा रिएक्टेंट कितना यूज होगा। जैसे यहां पर साइकिल वाले केस में हमें पता चल गया था बॉडी या फ्रेम हमारा लिमिटिंग एजेंट है, तो सीट कितनी यूज होंगी डेली वो भी इसने डिसाइड करा, टायर कितने यूज होंगे वो भी इसी चीज ने डिसाइड करा।
कि 50 बॉडी को 50 सीट चाहिए, तो 200 में से सिर्फ 50 सीट यूज होंगी, 150 बच जाएंगी, 150 बच जाएंगी। 50 बॉडी को 100 टायर चाहिए, तो 40 टायर एक्स्ट्रा बच जाएंगे, ये हम मार्केट में ओपन में बेच सकते हैं। तो रिएक्टेंट कितना यूज होगा ये भी हमें कौन बताएगा? लिमिटिंग रीजन। बाकी बचे रिएक्टेंट कितना यूज होंगे ये भी लिमिटिंग रीजन बताएगा, और फाइनल प्रोडक्ट कितना बनेगा ये भी लिमिटिंग रीजन ही बताएगा। इसका मतलब है लिमिटिंग रीजन का यूज करके ही आप सारे कॉन्सेप्ट्स को आगे इंप्लीमेंट करोगे। आपको जो भी वैल्यू निकालनी है वो लिमिटिंग रीजन की हेल्प से निकालोगे। कंफर्टेबल? लिमिटिंग रीजन निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया कि आपको अगर रिएक्टेंट्स के अमाउंट दे रखे, किसी एक की हेल्प से दूसरे का थ्योरेटिकल अमाउंट निकालो कितना चाहिए। अब अगर वो आपने जो थ्योरेटिकल अमाउंट निकाला, जैसे यहां पर मोल ऑफ ऑक्सीजन आपने 3 मोल निकाले, अगर आपके गिवन मोल रिक्वायर्ड मोल से ज्यादा है तो आपकी जो चीज है वो एक्सेस में है, और अगर कम है तो वही चीज लिमिटिंग में हो जाएगी। और एक बार लिमिटिंग रीजन ढूंढ लिया तो बाकी हर प्रोडक्ट कितना बनेगा, रिएक्टेंट कितना यूज होगा, ये लिमिटिंग रीजन से ही कैलकुलेट आप करोगे। आई एम प्रीटी मच श्योर मेरी ये बात आपको आराम से समझ में आई है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल इससे प्रैक्टिस करते हैं लिमिटिंग एजेंट ढूंढने वाला, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि लिमिटिंग एजेंट हमें करना आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मेरी स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन आराम से देख पाओ, और इसे पढ़कर एक बार सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक रिएक्शन है A + B2 गिव्स AB2। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट, हमें लिमिटिंग एजेंट ढूंढना है इफ एनी, अगर है कोई तब, इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। तो पहली बार में हमने 300 एटम A लिए हैं और 200 मॉलिक्यूल B2 लिया है। मैंने गलती से B लिख दिया, बस ये B2 होगा मेरे बच्चे। तो हमारे पास A है 300 एटम और B है 200 मॉलिक्यूल, मतलब इसका नंबर 300, इसका नंबर 200 है। तो हमें पता है A और B का जो रेशियो आना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूं तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B, B2, क्योंकि एक्चुअल में B2 अगर लिखा है तो उसको मॉलिक्यूल बोलोगे ना, उसे आप एटम थोड़ी बोलोगे। तो ये आना चाहिए मेरे बच्चे स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग 1:1। अब अगर मैं 300 एटम ऑफ A को फिक्स कर लूं तो मैं देखूंगा 300 एटम A को खत्म करने के लिए B कितना चाहिए। तो 300 एटम A को खत्म करने के लिए, अभी मैं थ्योरी में चेक कर रहा हूं, 300 एटम A को खत्म करने के लिए कितना B चाहिए। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो B मुझे एक्चुअल में कितना चाहिए, 300 मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग A के 300 एटम खत्म करने के लिए B के 300 मॉलिक्यूल चाहिए, सॉरी B2 के। पर क्या B2 मेरे पास 300 मॉलिक्यूल अवेलेबल है? मैंने एक को फिक्स करके दूसरे को निकाला, दूसरा कितना आ रहा है, मतलब B2 कितना आ रहा है, 300 मॉलिक्यूल। अब मैं चेक करूंगा क्या क्वेश्चन में B2 मेरे पास 300 मॉलिक्यूल है, नहीं। इसको 300 एटम पूरा खत्म करने के लिए B2 हमें चाहिए 300, पर अवेलेबल कितना है, सिर्फ 200। यानी जितनी रिक्वायरमेंट है इसको खत्म करने के लिए, A को खत्म करने के लिए B2 की जितनी रिक्वायरमेंट है B2 उससे कम है, और जो चीज कम है वही चीज हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगी। तो यहां पर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा मेरे बच्चे B2। ऐसे यहां पर अगर चेक करो 2 मोल A है, 3 मोल B है, तो आपको एक बात बता दूं, हो सकता है कई बच्चे यहां पर चौंक गए हो कि सर आपने तो स्टोइकोमेट्री मोल में बताई थी, यहां तो एटम और मॉलिक्यूल में रख दी। अरे यार, मोल में अगर कोई चीज फॉलो होगी तो मोल नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही तो होता है, तो वो चीज नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में भी फॉलो होगी, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट बनाते हैं भाई अपन। तो सेकंड पार्ट में मेरी जनता अपने को क्या बोल रहा है, 2 मोल A 3 मोल B की 3 मोल B2 की रिएक्शन करनी है। मेरे से बार बार गड़बड़ हो रही है, मैं बार बार B लिख दे रहा हूं, सब जगह B2 है। तो 2 मोल A 3 मोल B2 की रिएक्शन कराई, तो बताओ लिमिटिंग एजेंट क्या होगा। चलो फिर से वही करते हैं। तो अब की बार तो मोल के साथ हम काम कर सकते हैं ना। मोल ऑफ A और मोल ऑफ B2 का रेशियो स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए। A के पहले कुछ नंबर नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, B2 के पीछे कुछ नंबर नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, तो ये स्टोइकोमेट्री 1:1 की आनी चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग अगर मुझे लिमिटिंग एजेंट ढूंढना है तो मैं एक मॉलिक्यूल को जितना क्वेश्चन में दिया है उतना ही ले लूंगा। जैसे मान लो मैंने A को ले लिया 2 मोल, मैं B को भी ले सकता हूं। इस बार B से क्वेश्चन करते हैं कि मान लो हमें B2 3 मोल दिया है, हम B2 को ले लेते हैं और चेक करते हैं 3 मोल B2 को खत्म करने के लिए कितने मोल A चाहिए। तो हम लोग B2 की जगह 3 रख देते हैं। हम निकालते हैं कि यार 3 मोल B2 को खत्म करने के लिए A कितना चाहिए। तो Na अपने को चाहिए मेरे बच्चे 3 मोल। तो 3 मोल, इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, 3 मोल A is needed
टू रिएक्ट विथ। इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है वो लिखना समझो। अगर ये आपको समझ में आ गया तो दिमाग में अच्छे से पिक्चर बन जाएगी, ये चीज ऐसी है और आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। 3 मोल ए इज नीडेड टू रिएक्ट विथ 3 मोल B2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पर अपने पास कितने मोल ए अवेलेबल है? अपने पास तो 2 ही मोल ए अवेलेबल है, यानी कम अवेलेबल है, जितना चाहिए उससे कम अवेलेबल है। तो यहां पर मेरे बच्चे ए ही हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, ऐसे यहां पर अब 100 एटम ए के दे रखे हैं, 100 मॉलिक्यूल B2 के दे रखे हैं। चलो अब इसको चेक कर लेते हैं। 100 एटम ए है और 100 एटम 100 मॉलिक्यूल बी है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, जो रेशियो मोल्स में है वही एटम और मॉलिक्यूल में भी चल सकता है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। स्टैकोमेट्री में 1:1 के बराबर होना चाहिए। अब अगर मुझे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो मैं किसी एक को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लूंगा और दूसरे को थ्योरी में निकालूंगा, और दूसरे वाले की थ्योरेटिकल वैल्यू अगर क्वेश्चन से मैच कर गई तो इसका मतलब है कि दोनों चीजें बराबर बराबर हैं, यानी कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है। बट अगर जरूरत से ज्यादा या कम पड़ गया तो दूसरी वाली चीज या तो एक्सेस हो जाएगी या लिमिटिंग हो जाएगी। तो मान लो अब की बार फिर हम एक काम करते हैं, ए को मान लेते हैं और 100 एटम ऑफ ए के लिए निकालते हैं बी कितना चाहिए। तो कई बच्चों ने दिमाग लगा लिया होगा। 100 एटम ए के लिए अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ B2 कितना रिक्वायरमेंट है? 100 ही तो रिक्वायरमेंट है। यानी इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है वो समझो। इस इंफॉर्मेशन का मतलब है 100 एटम ए को खत्म करने के लिए 100 एटम ए के साथ रिएक्शन करने के लिए 100 मॉलिक्यूल B2 लगेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल B2 के 100 आ रहे हैं, जब हम एटम ऑफ ए 100 रख रहे हैं तो इसका मतलब है 100 एटम ए के साथ रिएक्शन करने के लिए 100 मॉलिक्यूल B2 लगेंगे। और अगर मेरी जनता ऐसा हुआ तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, यहां पर अगर आपको B2 100 ही दे रखा है तो दोनों बराबर बराबर अमाउंट में है, कोई भी ना तो लिमिटिंग है कोई भी ना तो एक्सेस है। तो यहां पर हम बोलेंगे कोई भी लिमिटिंग एक्सेस नहीं है। और देखो क्वेश्चन में बोला है ना कि लिमिटिंग एजेंट ढूंढना है इफ एनी, अगर है तो ढूंढो। भाई ऊपर वाले में मिला तो हमने बोला एक बार ये लिमिटिंग एजेंट एक बार ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसमें नहीं मिला। अब अगली बार 5 मोल ए लिया है 2.5 मोल B2 लिया है, चलो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, 5 मोल ए लिया है और 2.5 मोल B2 लिया है, तो एक काम करते हैं यहां पर फोर्थ वाला पार्ट यहां कर लेते हैं। तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ B2, ये स्टैकोमेट्री के अकॉर्डिंग आना चाहिए 1/1। मोल ऑफ ए कितना दे रखा है 5, मोल ऑफ B2 2.5, ये 1/1 आना चाहिए। इसको सॉल्व करो। अरे यार आई एम सॉरी, मैंने जल्दबाजी में क्या कर दिया, मोल ऑफ B2 रख दिया। निकालना है भाई, देखो कई बार जल्दबाजी में टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन तुरंत पकड़ना होता है कि हम तो यार गड़बड़ कर गए। हम ए को फिक्स करके बी को निकालना चाह रहे हैं, तो B2 के मोल कितने आ रहे हैं? B2 के मोल आ रहे हैं 5। ठीक है, यानी 5 मोल ए को खत्म करने के लिए 5 मोल B2 चाहिए, पर कितना अवेलेबल है? सिर्फ 2.5 मोल। तो हमें 5 मोल B2 चाहिए पर 2.5 मोल अगर अवेलेबल है तो जरूरत से कम अवेलेबल है, तो ये चीज क्या हो गई? लिमिटिंग रिएजेंट हो गई। तो इस तरह से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को बड़े आराम से ढूंढेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, अच्छा जो मैं आपको ट्रिक बता रहा था वो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक बड़ी सिंपल होती है। आप ट्रिक के लिए क्या करो, जिस भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के लिए जाहिर सी बात है जो भी रिएक्टेंट होंगे उन सबके मोल या अमाउंट दिए होंगे, तो आप उसके लिए निकालो एक एक्स फैक्टर। ये मैं ऐसा करता हूं, इससे काम चल जाता है और हमेशा काम चलेगा। जैसे कई बार होता है ना, कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो कंडीशन स्पेसिफिक होती है, कंडीशन स्पेसिफिक काम करती है, अदरवाइज नहीं करेंगी, लेकिन ये ट्रिक आपको लिमिटिंग एजेंट ढूंढने में हमेशा काम कर जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करो, एक एक्स फैक्टर निकालो। तो आपको जो भी रिएक्टेंट है उनके लिए एक्स फैक्टर निकालो, एक बार ए के लिए निकालो और एक बार B2 के लिए निकालो। अच्छा निकालोगे कैसे? तो क्वेश्चन में उनका जो भी मोल दिया है उनके मोल को डिवाइड कर दो रिएक्शन में उनकी बैलेंस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जैसे ए के लिए मोल आपको दिया है 5, बी के लिए मोल दिया है 2.5, इनको डिवाइड कर दो ए और B2 के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बैलेंस इक्वेशन में। तो यहां पर वो 1 और 1 है, तो 1 और 1 से डिवाइड करो। लेकिन याद रखना ये मोल पे ही काम करती है। तो एक्स मतलब ए का एक्स फैक्टर आ रहा है 5 और B2 का एक्स फैक्टर आ रहा है 2.5, तो जिनका भी एक्स फैक्टर कम आएगा वही लिमिटिंग एजेंट होगा। यहां पर देखो लिमिटिंग एजेंट क्या हो गया? बी हो गया। ऐसे इसमें चेक कर लो चाहो तो एक्स फैक्टर की हेल्प से। आपको 2 मोल ए दिया है, 3 मोल B2 दिया है, आपको चेक करना है लिमिटिंग एजेंट क्या है। तो एक बार एक्स फैक्टर निकालो ए का
और एक बार एक्स फैक्टर निकालो B2 का। कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में जो A के मोल दिए हैं वो ले लो, क्वेश्चन में जो B2 के मोल दिए वो ले लो। बैलेंस रिएक्शन जो हमें दे रखी है उसमें A और B2 के जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको रख दो आप, यहां पर 1, यहां पर 1। जिसका नंबर कम आ जाए मोल्स में, मतलब एक्स फैक्टर जिसका कम आ जाए वो लिमिटिंग एजेंट होगा। तो XA का नंबर 2 आ रहा है, तो XA हमारा अगर कम आ रहा है तो A लिमिटिंग एजेंट होगा। देखो यहां पर A लिमिटिंग एजेंट है। इतना लंबा चौड़ा काम भी कर सकते हो, सोचने वाला कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास है, वो भी चलेगा। लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी क्विकली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो एक्स फैक्टर की हेल्प से। बहुत ही ज्यादा आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर मेरी ये बात पकड़ में आ गई आप लोग को, यहां तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। तो लिमिटिंग एजेंट ढूंढना आ गया आपको ट्रिक से भी और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से भी। लिमिटिंग एजेंट में होगा क्या, जो भी हमारा सब्सटेंस लिमिटिंग एजेंट में है, जब रिएक्शन अगर होगी तो वो लिमिटिंग एजेंट पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो रिएक्टेंट जितना दूसरा वाला एक्सेस वाला रिएजेंट कितना यूज होगा ये भी लिमिटिंग एजेंट डिसाइड करेगा, और प्रोडक्ट कितना बनेगा ये भी लिमिटिंग एजेंट डिसाइड ही करेगा, ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आई है तो फटाफट अब एक क्वेश्चन आगे करते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, बड़े आराम से पढ़कर इस क्वेश्चन को निकालते हैं भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है N2 + 3H2 रिएक्शन करके 2 अमोनिया बना रहा है, ठीक है। इन अबव रिएक्शन 56 ग्राम N2 रिएक्ट्स विद 18 ग्राम H2, फाइंड अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूसेस इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में NH3 कितना बनेगा, हमें इसका अमाउंट निकालना है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद होनी चाहिए मैंने बोला था अगर किसी भी आई एम रियली सॉरी, अगर किसी भी रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट्स जितने भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं उनके अमाउंट दे दिए जाएं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से कोई ना कोई सब्सटेंस ऐसा होगा जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। पर जल्दबाजी में ये गलती मत करना कि जो सब्सटेंस आपको कम दिख रहा है उसको लिमिटिंग एजेंट बोलने लगो, चाहे मोल हो चाहे मास। नहीं, आप या तो एक्स फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ या जो एक्चुअल लॉजिकल कॉन्सेप्ट बताया है वो लगाओ, उससे निकालो। पर एक्स फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट के साथ भी एक कंडीशन आती है। एक्स फैक्टर का कॉन्सेप्ट काम करेगा मेरे बच्चे जब आप मोल्स लोगे हमारे रिएक्टेंट्स के। तो यहां पर क्वेश्चन में इन्होंने जानबूझ के, हम लोगों ने जानबूझ के आपको ग्राम दे दिया। कई बच्चे ग्राम के साथ ही डिवाइड कर देंगे, पर हो सकता है गलत लिमिटिंग एजेंट ढूंढ ले। देखो कोई भी बात आपको बताई जाए तो उसको थरली पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझो, उसमें जितने भी इफ एंड बट आने वाले, जितनी भी कंडीशन उसके साथ आने वाली हैं उन सबको लेकर साथ में चलो। जितने भी उसके साथ पॉइंट्स आने वाले कि इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो फॉलो होगा। तो वो सारे पॉइंट्स भी पकड़ते हुए चलो और अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को आगे एग्जीक्यूट करो, ठीक है। चलो अब फटाफट अगर आगे मैं बात करूं तो यहां पर मेरे बच्चे ये हम लोगों को समझ में आया। तो हमें यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में जितने भी मोल ऑफ नाइट्रोजन है ये निकाल लें और मोल ऑफ हाइड्रोजन है ये निकाल लें, यानी मोल में कैलकुलेशन कर लें। अब मोल निकालने के लिए मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे। नाइट्रोजन का मास है 56, मोलर मास नाइट्रोजन का होगा 28, 58 टू जा 56, ठीक है, ये बन गया। हाइड्रोजन निकालना है, 18 ग्राम मास दे रखा है, मोलर मास होता है 2, ये आ गया 9। तो नाइट्रोजन के मोल आ गए 2 मोल, हाइड्रोजन के मोल आ गए 9 मोल। अब हम लोग एक्स फैक्टर की हेल्प से निकालने की कोशिश करते हैं कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर एक्स फैक्टर की हेल्प से निकालेंगे तो एक्स फैक्टर हम लोग निकालेंगे नाइट्रोजन का अलग और एक्स फैक्टर निकालेंगे हाइड्रोजन का अलग। नाइट्रोजन का अगर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, नाइट्रोजन के मोल 2 हैं तो मोल हमने न्यूमरेटर में लिए, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बैलेंस रिएक्शन में 1 है, 1 ले लिया। तो ये रेशियो आ रहा है 2। एक्स फैक्टर H2 के लिए अगर निकाले तो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के मोल आ गए 9 और जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो है 3। इन दोनों को डिवाइड करा तो ये आंसर आ रहा है 3। तो एक्स फैक्टर जिस सब्सटेंस के लिए कम आएगा वही अपने आप बाय डिफॉल्ट लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यानी यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, और अगर लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है तो अमोनिया कितना बनेगा वो नाइट्रोजन ही डिसाइड करेगा। अब अच्छा मैंने एक बात नोटिस करी है, ये अभी दरअसल मैंने हाल ही में अपने यहाँ टेस्ट लिया था बच्चों का लिमिटिंग एजेंट पढ़ाने के बाद। तो टेस्ट में मैंने लिमिटिंग एजेंट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने जब गलत करा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जब एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बच्चे कई बार कोई ऐसी बात भी अपने दिमाग में बैठा ले रहे हैं जो बताई नहीं जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जितने भी केस मैं आपको लेके चल रहा हूं, जैसे इससे पहले मैंने हाइड्रोजन वाला जो पहले आपको केस बताया था ये वाला, इसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट आ गया था, ठीक है। इस केस में हमारे पास नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है, और जो चीज लिमिटिंग रिएजेंट आ रही है प्रोडक्ट कितना बनेगा हम उसी से उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चे कई बार अपने आप ये सोच ले रहे हैं
कि जो रिएक्टेंट पहले लिखा होता है इसी से सारी कैलकुलेशन आगे करनी है। तो जब बच्चों से मैंने लिमिटिंग एजेंट पूछा, जानबूझ के उसमें मैंने लिमिटिंग एजेंट दूसरा वाला सब्सटेंस दे दिया, तो उन्होंने दूसरा वाला सब्सटेंस लिमिटिंग एजेंट तो सही निकाल लिया एक्स फैक्टर की हेल्प से, पर जब मैंने प्रोडक्ट का अमाउंट पूछा तो उन्होंने लिमिटिंग रेजेंट वाले सब्सटेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय सॉल्व कर डाली पहले वाले सब्सटेंस से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सारी कैलकुलेशन सर तो पहले वाले सब्सटेंस से कर रहे थे तो हम भी उसी से करें। नहीं मेरे भाई, ये समझो, जो चीज लिमिटिंग रेजेंट होगी प्रोडक्ट का अमाउंट भी वही चीज डिसाइड करेगी, पहला दूसरा नहीं। आपका दिमाग सोच रहे हो कितनी जल्दी आपको धोखा देता है। पैटर्न पकड़ने में हमारा दिमाग इतना ज्यादा माहिर है कि वो कई बार लॉजिक अवॉइड करने लगता है, समझ रहे हो। और ये यहीं पर एक बहुत बड़ा दरअसल में आईक्यू का रोल आता है, फोकस का रोल आता है, कि आप जितना ज्यादा फोकस करके चीजों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, और जितना इंटेलेक्ट अपना आप लगा रहे हो कॉन्सेप्ट में, उतने आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर चीजों को सुनने की जरूरत होती है मेरे बच्चे। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया, क्वेश्चन हलवा है, क्वेश्चन तो अब इजी है, ठीक है। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है तो हमने ये ढूंढ लिया, सिंस लिमिटिंग रिएजेंट इज नाइट्रोजन। अगर लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, फाइंड अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। चलो एक काम करते हैं, अमोनिया निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का और अमोनिया का जो मोल्स का रेशियो आएगा वो रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर होगा। नाइट्रोजन के पीछे 1 है, अमोनिया के पीछे 2 है, ये 1/2 आएगा। नाइट्रोजन का मोल कितना है, अच्छा जल्दबाजी में x मत रख देना, नाइट्रोजन के मोल 2 हैं तो 2 रखो, डिवाइडेड बाय मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोल ऑफ अमोनिया आ रहे हैं 4 मोल। अब देखो मोल में अगर आंसर निकालना है तो आप 4 मोल दे दो, पर मान लो क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन ग्राम में दे रखी है तो हम इसका आंसर ग्राम में निकाल लेते हैं। अब जिन बच्चों को ना पता हो वो याद कर लो भाई कि मोल से हम मास कैसे निकालते हैं। किसी भी सब्सटेंस के मोल का फॉर्मूला होता है उस सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर या मोलर मास। तो अगर मैं मोलर मास को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मोल में, तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस का आ जाएगा मास के बराबर। तो क्वेश्चन में हमें अमोनिया के मोल दे रखे 4, तो मान लो अगर मुझे सॉल्व करना है मेरे बच्चे मास ऑफ अमोनिया, तो मोल रख देंगे 4 इंटू अमोनिया का मोलर मास। अमोनिया में 1 नाइट्रोजन है तो उसका मास 14, 3 हाइड्रोजन है तो उसका मास 3, दोनों को सम करा 17 आया, तो 17 इंटू 4 आ जाएगा इतने ग्राम, ठीक है। आई एम प्रीटी मच श्योर आप ये नंबर तो सॉल्व कर ही लोगे। क्वेश्चन में अच्छा आगे एक और बात पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इफ एनी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर इस रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट बच जाएगा तो उसका बचा हुआ अमाउंट भी निकालो। अमाउंट लेफ्ट पूछा है ना, यानी बचा हुआ अमाउंट निकालो। तो यार सोचो हाँ जरा, ये बचेगी कौन सी चीज यार, जो चीज एक्सेस में थी, हाइड्रोजन ये एक्सेस में है, तो जो चीज एक्सेस में ये बच जाएगी, पर बचेगी कितना ये कैसे निकाले। तो इसकी टैक्टिक क्या हो सकती है, बचा कितना है, हाइड्रोजन है 9 मोल अपने पास, पर साला ये कैसे निकाले बचा कितना। तो हम ये तो देख सकते हैं ना कि यार 2 मोल नाइट्रोजन को खत्म करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए भाई। 2 मोल नाइट्रोजन को खत्म करने के लिए आप ऐसा सोचो, 2 मोल नाइट्रोजन को खत्म करने के लिए, क्वेश्चन में तो 2 मोल नाइट्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो 2 मोल नाइट्रोजन को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए इसकी स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग ही तो हाइड्रोजन चाहिए। तो 2 मोल नाइट्रोजन को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, कितना हाइड्रोजन नीडेड है, अगर मेरे को ये निकालना है तो इसके लिए मैं क्या करूं, मोल ऑफ नाइट्रोजन का मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रेशियो निकाल लूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेशियो 1:3 आएगा। 2 मोल नाइट्रोजन है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर मेरे को निकालना है तो नाइट्रोजन के मोल 2 हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 6 मोल। यानी दरअसल में 2 मोल नाइट्रोजन को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन सिर्फ कितना लगेगा, 6 मोल, ठीक है। लेकिन अपने पास कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है, देखो हमने ये समझ लिया 2 मोल नाइट्रोजन को खत्म करने के लिए
यानी रिएक्ट कराने के लिए 6 मोल हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, तो अपने पास कितना अवेलेबल है क्वेश्चन में? 9 मोल अवेलेबल है ना, तो कितना बच जाएगा? तो अगर मैं निकालना चाहता हूं रिमेनिंग हाइड्रोजन, तो ये 9 मोल हमें क्वेश्चन में दिया है, माइनस हमें कितना यूज करना पड़ा, बस 6 मोल। तो कितने मोल हाइड्रोजन बचा? 3 मोल हाइड्रोजन बचा। तो रिमेनिंग हाइड्रोजन आ गया 3 मोल। मास निकालना है मान लो, तो मास भी बड़े आराम से निकल आएगा। मास ऑफ रिमेनिंग हाइड्रोजन, मोल को मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन के मोलर मास से 6 ग्राम, तो 18 में से 6 ग्राम बच जाएगा। 18 ग्राम हाइड्रोजन था, 6 ग्राम बच गया। तो अगर आपसे पूछ ले कितना मास हाइड्रोजन का यूज हुआ है, तो भी वो निकाल सकते हो कि भाई 12 ग्राम यूज हुआ है। पर याद रखो ये सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि वो सबसे पहले खत्म होता है। ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको दरअसल में लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पकड़ में आ रहा है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पकड़ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है। लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आप तक आराम से पहुंच गया है। ठीक है, आप कंफर्म करने के लिए आइडिया आपको आ गया है या नहीं। ठीक है, एक पर्टिकुलर ठीक है क्वेश्चन एक मिनट देखता हूं मैंने दिया है या नहीं। हाँ, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ये चेक करने के लिए आपको मैंने जो आइडिया अभी तक लिमिटिंग रिएजेंट का बताया है वो आ गया है या नहीं। स्क्रीन से मैं हट जाता हूं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई आपको ये क्वेश्चन करते हुए बना है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज की जरूरत पड़ेगी जिसे मेरे बच्चे बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। और कई बार आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें भी परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, इसकी हेल्प से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो पहले मैं मोटा मोटी तौर पे आपको बता दूं ये होता क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, केमिस्ट्री ना थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल होती है, हम उससे चाहते कुछ है वो करती कुछ और है। ठीक है, मतलब समझ गए ना, आपकी गर्लफ्रेंड की तरह ही, आप उसे सोचोगे करने के लिए कुछ और वो करेगा कुछ। अब होता क्या है दरअसल में, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट दरअसल में अगर प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो अपनी स्टोइकियोमेट्री के अमाउंट में रिएक्शन करके करता है। पर इन प्रैक्टिस दरअसल में कोई भी रिएक्शन 100% कई बार कंप्लीट ही नहीं होती, और अगर 100% कंप्लीट नहीं होती तो जितना प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उतना प्रोडक्ट बनता ही नहीं। कहने का मतलब कि एक एग्जांपल से बताता हूं। हम सबको पता है मेरे बच्चे कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके वाटर हमें बनाना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके अगर वाटर बनाना है तो आप सबको पता है कि अगर मैं 4 मोल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करूं और पूछूं कि बताओ वाटर कितने मोल बनेगा, मतलब ऑक्सीजन मेरे को एक्सेस में दिया है, आपको पता ना अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो अपने आप हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और यही डिसाइड करेगा कि वाटर कितना बनेगा। तो इन थ्योरी अगर मैं निकालना चाहता हूं वाटर कितना बनेगा, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के मोल का रेशियो और वाटर के मोल का रेशियो, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और वाटर के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आएगा। 2:1 आ गया। तो मोल ऑफ वाटर आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो मोल ऑफ हाइड्रोजन और मोल ऑफ वाटर बराबर आ रहे हैं, और ये अपने पास आ रहा है दरअसल में हाइड्रोजन कितने दे रखा है 4 मोल, तो वाटर भी कितना बनना चाहिए 4 मोल। ठीक है, तो वाटर भी अपने पास कितना बनना चाहिए रिएक्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 4 मोल बनना चाहिए। अब हमें ये बात पता चल गई, अच्छा भैया 4 मोल हाइड्रोजन अगर लेंगे ऑक्सीजन एक्सेस में लेंगे तो 4 मोल वाटर बनेगा। ये कौन बता रहा है? स्टोइकियोमेट्री बता रही है। तो हम लैब में चले गए, लैब में कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में हमने 4 मोल हाइड्रोजन भर दी, एक्सेस में हमने ऑक्सीजन भर दी, रिएक्शन कराने छोड़ दिया हमने। अब जैसे हमने रिएक्शन कराने छोड़ा तो हम ये सोच रहे कि वाटर हमें इस कंटेनर में कितना मिलेगा 4 मोल, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री तो यही बोल रही है। पर जब आपने चेक करा कि यार वाटर कितना बना, तो हो सकता है वाटर सिर्फ 3.8 मोल बने, यानी जितना वाटर आप बनाना चाह रहे थे स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग 4 मोल उससे कम बन रहा है। कई बार रिएक्शन में ऐसा होता है कि आप स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग जितना प्रोडक्ट बनाना चाहते हो एक्चुअल प्रोडक्ट उससे कम बनता है। क्यों? क्योंकि कुछ रिएक्टेंट ऐसा होगा जो जिद करके बैठा होगा कि हमें रिएक्शन करनी ही नहीं है। जैसे नहीं, अगर क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, टीचर उनको कितना भी मोटिवेट कर ले
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई हम पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है, हमें तो यूट्यूबर ही बनना है। अब इस चक्कर में वो कई बार पढ़ना छोड़ देंगे और यूट्यूब पर भी ध्यान नहीं देंगे सही से, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब एग्जाम्पल समझना, क्लासरूम में आप कितना भी मोटिवेट करते हो, जैसे 100 बच्चों की क्लास, आपने 100 बच्चों को मोटिवेट करने में बैठा हूं, 100 बच्चों को पढ़ाने में बैठा हूं, पर 4-5 ऐसी जनता होगी जो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, उसका काम, उसका मन किसी और ही चीज में। ऐसा ही कुछ आप समझो रिएक्शन में भी होता है कि स्टाइकोमेट्री हमें यह बताती है कि गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के लिए कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए। आइडियली अगर मैं 100 बच्चे पढ़ा रहा हूं, मैं तो चाहता हूं 100 का 100 आईटी में सेलेक्ट हो जाए, नीट में सेलेक्ट हो जाए, जो नीट वाले हैं वो नीट में सेलेक्ट हो जाए, जो जेई वाले हैं वो आईटी में सेलेक्ट हो जाए। लेकिन कुछ तो ऐसे ढीठ होंगे जो नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही स्टाइकोमेट्री हमें बताता है कि आइडियली क्या होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा कुछ और होता है। और स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का जो अमाउंट आना चाहिए वो प्रैक्टिकली हमेशा थोड़ा सा कम आता है, यानी जितनी हमें चीज चाहिए उससे कम आ रही है। तो जितनी कम आ रही है उसी चीज को हम कहते हैं हमारी ईल्ड आई है उतनी, और ये ईल्ड हमेशा निकाली जाती है परसेंटेज में। तो परसेंटेज ईल्ड दरअसल में हम इस तरह से निकालते हैं, हमें एक्चुअल में प्रोडक्ट कितना चाहिए था वो थ्योरी से हमने निकाला कि थ्योरेटिकल अमाउंट उसका कितना आ रहा है। थ्योरेटिकल अमाउंट का मतलब स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से जो हमारा अमाउंट आ रहा है, यानी हम मान रहे हैं रिएक्टेंट पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो आपने रिएक्टेंट लिया है वो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट वाला रिएक्टेंट पूरा पूरा खत्म हो गया तो जो प्रोडक्ट का अमाउंट आया है वो दरअसल में हमारा थ्योरेटिकल अमाउंट है। लेकिन प्रैक्टिकली ये अमाउंट प्रोडक्ट का कुछ कम आएगा, क्योंकि सारा रिएक्टेंट जो 4 मोल हाइड्रोजन है वो पूरा 4 मोल रिएक्ट नहीं हुआ होगा। कुछ तो ऐसा ढीठ हाइड्रोजन है जो रिएक्शन करने नहीं चाहेगा, बैठा रहेगा हमें रिएक्शन करनी ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो एक्चुअल अमाउंट मिलेगा प्रोडक्ट का, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसका रेशियो हम निकालेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से। एक्चुअल अमाउंट का मतलब जो एक्चुअल बना है एक्सपेरिमेंट में। तो इससे आपको मिलेगा रेशियो, और रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100% से, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंटेज, जैसे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट बनाने की, अच्छा परसेंटेज यील्ड हमेशा प्रोडक्ट बनाने की होती है। तो अगर आपको बोला गया एक रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 70% है, तो इसका मतलब है थ्योरेटिकल अमाउंट का सिर्फ 70% एक्चुअल अमाउंट बन रहा है। थ्योरेटिकल अमाउंट कैसे निकलेगा, थ्योरेटिकल अमाउंट निकलेगा इस तरह से, ठीक है। जैसे एग्जांपल से एक मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि मेरे भाई तुम्हारे पास एक रिएक्शन है A+B2 रिएक्शन करके AB2 बना रहा है, ठीक है। या एक काम करते हैं, A+2B रिएक्शन करके AB2 बना रहा है। अब तुम्हारे पास मेरे बच्चे 5 मोल B है, तुमने रिएक्शन में 5 मोल B लिया, A तुम्हारे पास एक्सेस में है। जब तुमने रिएक्शन कराई कंटेनर में, ठीक है, तुमने एक कंटेनर में एक्सेस में A डाल दिया, मतलब जरूरत से ज्यादा डाल दिया, और 5 मोल तुमने B डाल दिए, और तुमने देखा AB2 मेरे बच्चे बन रहा है 2.25 मोल। तो बताओ इस क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड कितनी है, तुमसे ये पूछा गया। तो अब ये कैसे निकालोगे परसेंटेज यील्ड कितनी है। तो देखो 5 मोल बी ने कितने मोल AB2 बनाया ये तुम्हें दिया है। तो इसका मतलब कई बार बच्चे सोचते हैं यार 5 मोल बी इतना ही AB2 बनाएगा, नहीं भाई, 5 मोल बी स्टैकोमेट्री के अकॉर्डिंग AB2 बनाएगा। चेक कर लेते कितना आ रहा है। तो स्टैकोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो B का मोल और AB2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:1। तो 5 मोल अगर अपने पास B है, B की जगह 5 रख लो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल ऑफ AB2 आना चाहिए मेरे बच्चे 2.5 मोल। पर क्वेश्चन में जो AB2 का मोल आ रहा है वो 2.25 है, यानी एक्चुअल अमाउंट थ्योरेटिकल अमाउंट से कम आ रहा है। और अगर एक्चुअल अमाउंट थ्योरेटिकल अमाउंट से कम आ रहा है, यानी जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए उससे कम बन रहा है, तो हम यहां पर परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। तो अब मेरे बच्चे यहां पर अगर हम परसेंटेज यील्ड निकालें तो उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो दरअसल में हमारे पास एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट। तो एक्चुअल अमाउंट अपने पास कितना है, जो एक्चुअल अमाउंट बना है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है 2.25, ये एक्चुअल में बना है। और थ्योरी में बनना कितना चाहिए था, जो आप स्टैकोमेट्री करोगे यूज वो थ्योरेटिकल अमाउंट देगी। तो थ्योरेटिकल अमाउंट कितना बनना चाहिए था 2.5, 50 मान लेते हैं, 100 डेसिमल से डेसिमल अब कैंसिल, क्योंकि दोनों डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस सीधे रखे। इसको सॉल्व करना वो परसेंटेज यील्ड आ जाएगा।
ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऐसे ही परसेंटेज यील्ड का एक और टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, वो ऐसे दे सकते हैं कि मान लो अगर ए और 2b की रिएक्शन करके आपने AB2 बनाया, आप 5 मोल भी इस्तेमाल कर रहे हो और परसेंटेज यील्ड 70% है। आपने 5 मोल बी रिएक्शन में यूज करा, ए आपका एक्सेस में है अभी भी, ठीक है। अच्छा, अपनी मर्जी से ले रहा हूं मैं, ए एक्सेस में, हो सकता है क्वेश्चन में ए आपका लिमिटिंग हो, ठीक है। तो 5 मोल आपने बी लिया, परसेंटेज यील्ड 70% है, बताओ AB2 कितना बनेगा प्रैक्टिकली। अब ये प्रैक्टिकली बताना है आपको, क्योंकि यील्ड अगर दे दी तो एक्चुअली ए कितना बनेगा आपको ये बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्री जब भी आप इस्तेमाल करोगे वो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, वो एक्चुअल अमाउंट नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो आप यहां पर वही काम करोगे, मोल ऑफ बी का मोल ऑफ AB2 के साथ अगर रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो कितना आएगा, 2:1। ए के मोल आपको दे रखे हैं 5, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मोल ऑफ AB2 कितना मिल जाएगा, मोल ऑफ AB2 मिल गया 2.5 मोल, ये मिल गया। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। पर क्या इतना मोल AB2 बनेगा, नहीं, ये तो मेरे बच्चे थ्योरेटिकल अमाउंट है, हमें तो एक्चुअल अमाउंट निकालना है। स्टोइकियोमेट्री से जो भी निकालोगे थ्योरेटिकल अमाउंट है, हम ये अमाउंट तब निकाल रहे हैं जब हम मान रहे हैं कि सारा का सारा बी रिएक्शन कर रहा है। अरे पर जरूरी थोड़ी है सारा का सारा बी रिएक्शन करे, कुछ तो ढीठ होगा जो नहीं करेगा, जिसकी वजह से जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए उतना नहीं बना। तो कितना नहीं कर पा रहा है, यील्ड आपको दे रखी है 70%, तो 70% अगर दे रखा है तो आप सीधे फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज यील्ड बराबर एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100%। परसेंटेज यील्ड देके 70 रखना, 70 अपॉन 100 नहीं, वो अपॉन वाला 100 ऑलरेडी यहां पर मैनेज हो चुका है। एक्चुअल अमाउंट हमें निकालना है। थ्योरेटिकल अमाउंट कितना बना, 2.5 इंटू 100, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 70 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100, ये होगा हमारा एक्चुअल अमाउंट ऑफ AB2 प्रोड्यूस्ड। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, 0.25 हुआ, तो 7 इंटू 0.25 इतने मोल एक्चुअल में AB2 बनेगा। तो परसेंटेज यील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है भाई, अच्छे से पढ़ना। मैं आपको बता दूं कि दरअसल में ना परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट मैं भूल गया था अपने बीटेक में, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करा है, तो मेरे कोर्स में, अपने कोर्स में हमें केमिकल रिएक्शंस के साथ बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो एक बार पूरा प्लांट में कितनी चीज़ कहाँ कहाँ बनेगी उसका ऊपर क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन था हमारे एंड सेम में आया था, और वो क्वेश्चन था शायद लगभग 20 मार्क्स का। कई सारे उसमें पार्ट थे ऑब्वियसली, और मतलब जिनको ना पता हो, मतलब आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो यही होता है कि आपको ना बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। ऐसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले भी आते हैं, लेकिन एंड सेम जो होता है उसमें मोस्टली बड़े बड़े क्वेश्चन ही आते हैं। वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, कई पार्ट में था। अब उसमें सेकंड पार्ट में हमें यील्ड की इंफॉर्मेशन से एक्चुअल अमाउंट निकालना था, और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन थे वो एक्चुअल अमाउंट से रिलेटेड थे। अब हुआ क्या, मैं परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट ही भूल गया उस जगह पे, पता नहीं अचानक से, तो मेरे से नहीं बना। तो भाई वो मेरे बस पहला क्वेश्चन सही हुआ, दूसरा क्वेश्चन का स्टेप मार्किंग मिल गया, लेकिन उसके आगे का सारा क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हो पाया। तो उस टाइम जिस बच्चे ने कर लिया था उसके हाईएस्ट आया, तो मेरे उसमें सेकंड हाईएस्ट नंबर आए थे ऑलमोस्ट। तो भाई मतलब इसीलिए मैं, मतलब वो दर्द मेरे को इतना आज भी याद है कि जब भी मैं परसेंटेज यील्ड किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ तो मैं ये बात जरूर बताता हूँ कि भाई ऐसी हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये परसेंटेज यील्ड का आइडिया आपको अच्छे से समझ में आया है, और आप अगर नहीं पकड़ पाए हो तो एक बार जरा रिवाइंड करके ध्यान से सुनना, चीजें बहुत सिंपल हैं, आप समझ जाओगे। ये क्वेश्चन आप चाहो तो आराम से ट्राई करो। अच्छा देखने में, अच्छा एक बात बता दूं, साइकोलॉजिकली ऐसा लगेगा अब इतना लंबा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। नहीं, क्वेश्चन कई छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करोगे बड़े आराम से हो जाएगा। और कोई कमेंट सेक्शन में आके ये मत बोलने लगना कि सर क्या ये वही वाला क्वेश्चन है जो आपके आंसर में आया था। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ठीक है, वो काफी डिफरेंट था। तो ये आप बना लेना बड़े आराम से, ठीक है। लेकिन इसके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कि हाँ वो बातें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आई होप ये लिमिटिंग रीजेंट और परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब अगली क्लास से हम लोग बात करना स्टार्ट कर देंगे दरअसल में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको भी स्टोइकियोमेट्री के साथ अपन इन्वॉल्व करेंगे।
और ये पूरा टॉपिक ना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन अच्छे से पढ़ते हुए चलना, समझते हुए चलना। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ जरूर डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।